फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। तो इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल, इसका मतलब है अगर कोई हमने कॉइल ले लिया इस तरह से, सर्कुलर कॉइल, और इसमें से हम करंट पास करते हैं इस तरह से या इस तरह से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो मैटर नहीं करता, आप किसी तरह पास कर सकते हो। तो उसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि पहले वीडियो में बताया था अगर किसी वायर से या कॉइल से करंट पास होता है तो उसके अराउंड उसका क्या होता है, उसके अराउंड उसका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है। इसमें कहाँ पर पूछा है, एट द सेंटर, सेंटर पे पूछा है इसके। तो सबसे पहले इसमें से हम करंट पास करने के लिए इस तरह से शो कर देते हैं इसको। माना कि करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह आ रहा है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। दूसरा, माना इसमें से करंट आई फ्लोइंग हो रहा है इस डायरेक्शन। ये किसकी एप्लीकेशन है, हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। और बायोट-सैवर्ट लॉ हमेशा कब लगता है, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई किया जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं हम स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं इसका। माना कि हमने ये स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, और इस स्मॉल एलिमेंट से ही, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था, ये इस स्मॉल एलिमेंट से किसी पॉइंट पी पर निकाला जाता है। यहाँ पर क्या करना है, इस स्मॉल एलिमेंट से इस सेंटर पर ऊपर भी फाइंड आउट करना। जैसे यहाँ पे ये एंगल थीटा होता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखा दिया, आई और डी आई। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे क्लियर दिख जाए। ये जो करंट एलिमेंट है ये वाला, मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, आई डी आई। इसकी वजह से हमें वी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिखना क्या है थ्योरी में, थ्योरी अगर जिसको लिखना है, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल इन विच करंट आई इज पासिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट O is the center at which we have to find magnetic field. Now we divide the circular coil. जो सर्कुलर कॉइल है उसको हमने स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अगर हम यहाँ से देखें तो ये सर्कुलर कॉइल जो होती है वो इस तरह से बनेगी। तो इसमें हर एक में छोटे छोटे सेगमेंट होंगे जिनकी लेंथ क्या होगी, सभी की DL होगी। तो DL लेंथ होगी, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालना होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर कट कर लिया जिसकी लेंथ स्मॉल DL। ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था स्मॉल एलिमेंट और जो पॉइंट P होता है उसके बीच एंगल बनता है, तो यहाँ ये 90 डिग्री का होगा। सिंपल सा डेरिवेशन है, तो थ्योरी आप इसमें लिख सकते हो। मैं सीधा डेरिवेशन की बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी बी, यहाँ पे बी नहीं निकलेगा, बी डी बी निकाला जाएगा, क्योंकि एलिमेंट स्मॉल है। अगर कंप्लीट के लिए निकालोगे तो बी होगा। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे बायोट-सैवर्ट लॉ है, पीछे वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो उसका रिजल्ट ये निकल के आता है, हेयर थीटा 90 डिग्री। जो ये कंपोनेंट है, अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ,
जो रेडियस आर और डीएल के बीच जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो यहाँ से डीबी की वैल्यू जो होगी, मैग्नीट्यूड वर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डीबी एंगल कितना 90, तो वैल्यू कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया हमारे पास इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अब बात करेंगे इसका, ये मैग्नीट्यूड आ गया, पर जो डीबी है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें इसकी डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज, पीछे वीडियो में बताया था इसकी डायरेक्शन का, जो डायरेक्शन होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और डायरेक्शन ऑफ डीबी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट, या जो कॉइल है उसके परपेंडिकुलर होगी, एंड इट इज इनवर्ड। और ये हमारा हमेशा क्या होगी, इनवर्ड होगी। कैसे, डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने पीछे वीडियो में बताया था, हम राइट हैंड पाम रूल करते हैं, हथेली का यूज। पीछे वीडियो में क्या बताया था, जो थंब होता है इससे हम करंट ड्रॉट करते हैं, और जो हमारी फिंगर्स होती हैं उससे उस पॉइंट जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से देखते हैं, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इस पॉइंट ऊपर, इस पर जो फाइंड आउट करना है। तो हमारी जो फिंगर्स होंगी वो इस तरह होंगी, करंट इस तरह से है। दोबारा से यहाँ अगर इस तरह हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उंगलियां तो ऊपर होंगी ऐसे, करंट इस तरह से होगा, तो हमारी जो पाम है हथेली वो अंदर जाती है। तो इसका मतलब है वहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी डायरेक्शन। ये जो हमारे पास डीबी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके लिए थी, ये केवल हमारे एक सेगमेंट के लिए थी। सेंटर पे जो हमने फाइंड आउट किया वैल्यू वो केवल एक सेगमेंट के लिए थी, और इसमें सर्कल में हमारे पास सेगमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेगमेंट हो सकते हैं। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 कंप्लीट सर्कल। इस पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ऐसे यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट हो सकता है, फिर ऊपर स्मॉल एलिमेंट हो सकता है। फॉर कंप्लीट सर्कल द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विल बी, कितना होगा, इसका क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो वो क्या आएगा, B इज इक्वल टू, ये आ जाएगा रिजल्टेंट, इसका क्या इंटीग्रेशन कर दे। इंटीग्रेशन में कितना वैल्यू आएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा समझने लायक बात ये है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, रेडियस हमारी कॉन्स्टेंट है, आई हमने जितना पास कर दिया, बार बार चेंज किसमें होगा, बार बार चेंज होगा स्मॉल सेगमेंट लेंथ में, कभी यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये टर्म बाहर ले लिया, अंदर क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन का। इस जो बी की वैल्यू होगी, सिंपल क्या है, डी एल की वैल्यू रख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डी एल की जो हम बात करेंगे, डी एल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इस सर्कल का, इसका सरकमफ्रेंस। तो इसको हम 2 पाई आर लिख सकते हैं। यहाँ पे रीजन क्या होगा, डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बी की वैल्यू जो यहाँ पे होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ से आर से एक आर कैंसिल कर दिया,
तो वैल्यू जो आएगी 2 पाई आई अपॉन आर की वैल्यू। आप अगर चाहें तो इस वैल्यू को 2 पाई से कैंसिल भी कर सकते हैं, पर कैंसिल करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो अब भी हम न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं, तो ये हमें वैल्यू सीधा पता होती है, तो इसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि भाई जो बी वैल्यू आई है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। अब यहाँ से देखो, अगर हर एक पॉइंट इस तरह से मूव करके आ रहा है, डी एल इस तरह से, तो ये जो बी आएगा ये सभी का रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब है जो इसकी डायरेक्शन होगी वो उन सभी के रिजल्टेंट की होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, इनवर्ड डायरेक्शन। जो प्लेन ऑफ पेपर है या प्लेन ऑफ करंट है, जो सर्कुलर कॉइल है, उसकी हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब दूसरा बात करते हैं, अगर यहाँ पर टर्न्स ये कॉइल है, इसमें हम कोई वायर रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं और उसकी टर्न एन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जस्ट उस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे 4n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हमारे पास किसी सर्कल के ऊपर n टर्न्स हम लपेट देते हैं तो b कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई या 2 पाई एन आई अपॉन आर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही होगी, इनवर्ड। तो यहां से हमने देखा जो डायरेक्शन आई हो इनवर्ड, कब, जब इसमें करंट पास हो रहा है हमारा कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट, अगर करंट को हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से पास कर देते हैं, इस तरह से, और यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इस टाइम इसकी डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज कर दी है। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के साथ, जैसे घड़ी मूव करते हो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट। इस तरह से अगर मैं इसको इस तरह बनाता हूं तो बस हमने करंट को, तो देखो इसमें क्या है, हमें इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ या यहाँ रख लो, इधर साइड रख लेते हैं, तो हमें क्या ऐसे फाइंड आउट करना है, ऐसे वैल्यू। अब ऐसे क्यों लगाया, पिछले वाले मैंने ऐसे किया था क्योंकि करंट जा रहा है ऐसे इस तरह से, तो ऐसे हम तो लगा सकते हैं, पर जो हमारी फिंगर है वो पॉइंट ओ पे होनी चाहिए, ऐसे ओ पॉइंट पे नहीं है, तो ओ पॉइंट पे कैसे आएंगे, इस तरह से। जो करंट ऐसे गया तो ये जो हथेली है बाहर की तरफ आ रही है, तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी डी बी की या बी की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, आउटवर्ड। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, अगर करंट इफ current is passing clockwise direction, अगर करंट पास हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन द डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इनवर्ड। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी हमारी, इनवर्ड। सेकंड पॉइंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से, तो जो बी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी यहाँ पर, आउटवर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, इसमें ये दो टर्म्स हमें याद रखनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है जो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डायरेक्शन का मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्शन हम न्यूमेरिकल्स में निकालते हैं तो वहाँ पर इनका बहुत ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।